दोस्तों लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। 1 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप क्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस ताप क्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन 720 कैलोरी। तो 720 कैलोरी, तो देखिए गलन की गुप्त ऊष्मा कितना है होता है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन हेतु ऊष्मा आवश्यक ऊष्मा होगा 80 कैलोरी। ठीक है, तो जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री तक बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा कितना होगा, 100 कैलोरी होगा। ठीक है, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होगी ये हो जाएगा आपको 540 कैलोरी। ठीक है, 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से वाष्प में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा होगा 540 कैलोरी। कुल आवश्यक ऊष्मा होगा 80 प्लस 100 प्लस 540, यानी कितना होगा 720 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 25 गुना है एवं ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 125 गुना है, तो ग्रह से किसी वस्तु का पलायन वेग पृथ्वी से पलायन वेग का खाली स्थान गुना है। 112 का फर्स्ट हो जाएगा, यानी 1/√5। तो देखिए यहाँ पे जो MP दे दिया गया है ये कितना है, ये दे दिया गया 25 ME। ठीक है, और VP कितना है, तो ये बराबर है 125 RE के। ठीक, तो VP जो है 125 RE, तो यहाँ पे VE बराबर हो जाएगा √2GME/RE। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है 39P ये हो जाएगा। देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपको बराबर में 2GMP/RE √। ठीक है, यानी ये 2G ये होगा 25 ME बटा में 125 RS रूट में हो जाएगा, यानी ये निकल जाएगा 1/, तो ये हो जाएगा VP इक्वल टू हो जाएगा VE इंटू 1/√5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि यदि नीलम का अनुमानित अपवर्तनांक 1.8 है तो प्रकाश का वेग लगभग घट जाता है। जब प्रकाश नीलम में प्रवेश करता है तो खाली स्थान होता है 113 का दूसरा 45%। तो प्रकाश में वेग में कमी प्रतिशत में कमी होता है। ठीक है, 44.45% है, तो ये हो जाएगा कितना, लगभग में 45%। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है C/, ठीक है, C/del। तो यहाँ पे प्रकाश के वेग में कमी, प्रकाश के वेग में कमी जो हो जाएगा ये हो जाएगा C - C/म्यू। ठीक है, यानी C कॉमन 1 - 1/म्यू। ठीक है, 1 - 1/म्यू, तो यहाँ हो जाएगा आपको, तो प्रतिशत में गिरावट C इंटू म्यू - 1/म्यू/C × 100। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा आपको म्यू - 1/म्यू × 100, यानी 1.8 - 1/1.8 × 100। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको 44.45%। ठीक है, 44.45%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य इतना है, तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी, तो देखिए यहाँ पे जो होता है, तो F बराबर कितना है, 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन। ठीक है, और W बराबर है 1000 जूल। ठीक है, तो यानी W वर्क बराबर क्या होता है, बल गुने दूरी, बल गुने दूरी, कार्य बराबर बल गुने दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा, तो ये होगा वर्क बाय बल। ठीक है, यानी 1000 कार्य बट्टा जो है बल होगा, तो 1000 बट्टा में 200, 205 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5M। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 है कि एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है,
उसका संवेग अधिक होगा, तो उसका संवेग जो है भारी पिंड का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा प्रश्नानुसार हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर है, ठीक है। हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा भारी पिंड के गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो हल्के पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगा ये होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा होगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक। तो संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध, तो यहाँ पे क्या होगा, तो p²/2m हो जाएगा, ठीक है। तो हल्के पिंड के m1 का मान कम होगा, ठीक है। तो ke1 बराबर होगा p1²/2m1, ठीक है। तो अतः हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा तथा भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, ठीक है। हल्के पिंड का गतिज ऊर्जा तथा भारी पिंड का संवेग क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 कहता पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक व पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर उसके विस्थापित आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन या जो उत्क्षेप बल कहते हैं। उत्प्लावन बल बराबर होता है भार में आभासी कमी माइनस हटाए गए द्रव का भार, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 117 की यदि बात करें, 117 है निम्नलिखित में से किस सर्किट में एमीटर विक्षेपण दर्शाता है। 117 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। एमीटर विक्षेपण 117 का क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए विकल्प 1 में केवल करंट के प्रवाह के लिए उचित शर्तें दी गई हैं, ठीक है। की बंद है एवं सर्किट में कोई इंसुलेटर नहीं है, की तो बंद है एवं सर्किट में कोई इंसुलेटर भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच के स्लैब की सतह से प्रकाश के आंशिक परावर्तन और अपवर्तन में यदि आपतन कोण जो है 43 एवं अपवर्तन कोण जो है 25, तो परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतित किरण से क्रमशः खाली स्थान विचलित होता है। 118 को यदि देखें तो यहाँ पे देखिए कहता है कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ठीक है। तो चूंकि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर कितना है 43 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंशिक परावर्तन और अपवर्तन में यदि आपतन कोण इतना है एवं अपवर्तन कोण 25 है, तो देखिए परावर्तन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर 43 डिग्री। अतः सतह से परावर्तित किरण के बीच, सतह से परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, तो 90 माइनस 43, ठीक है। 90 माइनस 43 यानी कितना होगा 47, तथा परावर्तित किरण और आपतन किरण, परावर्तित किरण और आपतन किरण, परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण या आपतित किरण, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा परावर्तित किरण और आपतन किरण के बीच का कोण होगा 47 प्लस 47 यानी कितना 94 डिग्री, ठीक। अपवर्तित किरण व आपतित किरण के बीच का कोण, अब देखिए अपवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण होगा 43 माइनस 25 यानी 18 डिग्री, कितना होगा 18। तो यहाँ पर फिगर दे दिया गया है, ठीक है। तो फिगर आपको पता है, तो यहाँ से जो हो जाएगा अपवर्तित किरण व आपतित किरण के बीच का कोण, ठीक है। तो अपवर्तित किरण और आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण, ये कोण निकालना है। तो क्या होगा, तो ये जो कोण देख रहे हैं ये हो जाएगा आपको 43 माइनस का 25, 43 माइनस का 25 यानी 18, ठीक है। 43 माइनस का 25 बराबर क्या होगा, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन 94 और 18। नेक्स्ट है कि यदि किसी
तरंग की आवृत्ति को 2 गुना किया जाता है तो इसकी तरंगदैर्ध्य होगी 119 का तीसरा ऑप्शन मूल की आधी। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को 2 गुना किया जाता है तो इसकी तरंगदैर्ध्य मूल की आधी होगी। सर्वप्रथम हाइजेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। नेक्स्ट कहता है यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके साथ उसके स्थान पर 2 गुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तीसरा ऑप्शन जब जितना है उसका चौथाई भाग। ठीक है, जब जितना है उसका चौथाई भाग। तो माना देखिए वर्तमान पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी r न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो है सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F1 बराबर होता है G बट्टा में r²। ठीक है, तो ms जो होता है यहाँ पे ms जो होता है ये सूर्य का द्रव्यमान है, me जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अगर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाती है तो ये हो जाएगा आपको नीचे में हो जाएगा 2r²। ठीक है, नीचे में 2r का होल स्क्वायर यानी कितना 4r²। तो इसको समीकरण 1 इसको 2 मानिएगा तो समीकरण 1 2 से F1 बट्टा F2 करिएगा तो 4/1 यानी 4F2 बराबर F1 हो जाएगा। ठीक है, यानी F2 बराबर क्या होगा तो F2 बराबर होगा आपको F1/4। ठीक है, F1/4। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यानी जब जितना है उसका चौथाई भाग 121। कहता है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक आधारभूत कारण यह है कि 121 का दूसरा ऑप्शन उसमें अति उच्च अपवर्तन जो है सूचकांक है। तो हीरे के चमकने का मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। चूँकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसका क्रांति कोण केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहता है। नेक्स्ट कहता है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि 122 का फर्स्ट क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमानक निम्नतर होता है। ठीक है, अल्कोहल का जो द्रव्यमानक है वो निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों के लिए पारे की जो अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होते हैं। ठीक है, तो ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल का द्रव्यमानक निम्नतर होता है। नेक्स्ट फिर है कि जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर जो है धरातल पर आप विकिरण की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है 123 का जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 10⁻⁷ मीटर। तो देखिए पराबैंगनी विकिरण को उसकी तरंगदैर्ध्य के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो होता है UVA विकिरण। इन विकिरणों की तरंगदैर्ध्य 320 से 400 nm तक होती है। UVB विकिरण 280 से 320 की तरंगदैर्ध्य वाला यह विकिरण ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है परंतु इसकी कुछ मात्रा पृथ्वी तक पहुंचती है। UVC विकिरण 100 से 280 nm की तरंगदैर्ध्य रेंज वाला विकिरण ओजोन परत द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर तो 100 nm बराबर क्या होगा तो 100 × 10⁻⁸। ठीक है, यानी कितना होगा तो 10⁻⁷। ठीक है, 10⁻⁻ कितना होगा 7 होगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है 124 का 4। तो देखिए निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की जो है रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य होता है। इसका प्रयोग जो है इसका आयोग जो है कैलकुलेटर कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ट्रांजिस्टर सभी में होता है। 125 देखिए 125 की यदि बात करें
तो 125 है कि धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? 125 का तीसरा ऑप्शन यानी टाइटेनियम ऑक्साइड। तो धूम्र पर्दे वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 126 है, निम्नलिखित में से यौगिक का IUPAC नाम क्या है? CH3 CH2 डबल CH3 CH2, ठीक है, होल ट्वाइस CH3 का होल 3। तो 126 का तीसरा ऑप्शन यानी 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है 126 का। तो एल्किन्स एवं अल्काइंस के IUPAC नामकरण के अंतर्निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तीसरा ऑप्शन तो जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को जो है चमकीला बनाने वाले अन्य ऑक्साइड इस प्रकार है, जैसे SiO2 Al2O3 BaO2 Na2 आदि। नेक्स्ट 128 है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रक्रिया को पहचानिए। 128 का होगा तीसरा ऑप्शन ए और डी, Zn++ और डी होगा Fe2+ या Fe3+, ठीक है। तो 128 का क्या होगा? तीसरा ऑप्शन, ठीक। तो ऑक्सीकरण एक अणु, परमाणु या आयन द्वारा एक जो प्रतिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। ऑक्सीकरण तब होता है जब किसी अणु, परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 129 है कि पिघला हुआ पदार्थ जल में पतला होता है एवं 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण होता है। पदार्थ खाली स्थान है। 129 का तीसरा ऑप्शन NaLO2। तो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड का अकार्बनिक यौगिक के वर्ग से संबंधित है जिन्हें संक्रमणोत्तर धातु लवण कहा जाता है। NaLO2 पिघली हुई अवस्था में पानी एवं विलय होता है। 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण होता है। Al2O3 + 2H2O, ये बनाएगा 2AlOH के होल 3। नेक्स्ट कहता है SR का वास्तविक परमाणु द्रव्यमान जो है 87.6 है, ठीक है। डुबराइनर के त्रे के अनुसार SR का परमाणु जो है द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? 130 का फर्स्ट हो जाएगा 88.7। तो देखिए कैल्शियम का जो द्रव्यमान है ये 40.1 और बेरियम का जो द्रव्यमान है ये है 137.3, ठीक। तो औसत द्रव्यमान क्या होगा? तो औसत द्रव्यमान होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, बट्टा में 2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 88.7। नेक्स्ट डुबराइनर के अनुसार जो स्ट्रोंशियम का द्रव्यमान होता है 88.7, ठीक है। तो 131 देखिए, कहा था कि पानी के 340 ग्राम बिलियन में 60 ग्राम साधारण नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल जो मात्रा होगा ये 60 + 340 यानी कितना होगा? 400 ग्राम, ठीक 400। तो अभिष्ट प्रतिशत जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा 60 × 100, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता, ठीक है। 340 ग्राम बिलियन में 60 जो है 60 ग्राम जो है साधारण नमक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, तो क्या होगा? तो 60 × 100 बट्टा में यहाँ पे टोटल 400, 2 0 से 2 0 15 चौका 60 यानी 15%। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लाल रंग की विषाक्त गैस उत्पन्न होती है। गैस खाली स्थान होती है। 132 का फर्स्ट NO2। तो जब तांबा सांद्र के साथ प्रतिक्रिया करता है तो नाइट्रिक एसिड लाल रंग की जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि विलार्ड लिब्बी द्वारा विकसित कार्बन डेटिंग पद्धति प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बन के रेडियोधर्मी क्षय पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा C14। तो यहाँ पे हो जाएगा विलाय
लिब्बी ने कार्बन यानी C14 समस्थानिक का उपयोग करके एवं इसके रेडियो धर्मी क्षय का अध्ययन करते हुए कार्बन डेटिंग पद्धति विकसित की है। फिर है केमिस्ट विलार्ड लिब्बी ने पहली बार महसूस किया कि वर्ष 1940 के दशक में कार्बन 14 एक घड़ी की तरह काम कर सकता है। उन्होंने इस पद्धति के लिए रसायन विज्ञान में जो है 1960 का नोबेल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। तो देखिए, प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है आपको किसी तत्व की परमाणु संख्या। नेक्स्ट, 135 देखिए, कहता है कि आपके पास दो प्रश्नाली ए और बी है। प्रश्नाली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि बी में जो फिनोल्फथलीन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों प्रश्नालियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ होंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, ए लाल दिखाई देगा और बी जो है रंगहीन रहेगा। तो प्रश्नाली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि प्रश्नाली बी में फिनोल्फथलीन का जलीय विलयन भरा है। यदि प्रश्नाली में ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दे तो हल्दी लाल हो जाएगी। यदि प्रश्नाली बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी जाए तो फिनोल्फथलीन रंगहीन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर है कि रॉबर्ट वेबस्टर कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो दूसरा ऑप्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस। रॉबर्ट जी वेस्टर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक। इन्होंने वर्ष 1957 में जंतुओं तथा मनुष्यों में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात कही है। उन्होंने इन्फ्लुएंजा पर 50 से भी अधिक जो है वर्षों तक कार्य किए हैं। ठीक है, इस अवधि में उन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस जो है H5N1 की पहचान की, उसे अलग अलग तथा उसके टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान कार्य किए हैं। नेक्स्ट, कथा कवक कोशिका भित्ति कई जटिल शर्करा से बनी होती हैं, जिसे कहते हैं 137 का फर्स्ट काइटिन। तो देखिए, कवक कोशिका भित्ति कई जटिल शर्करा से बनी होती हैं, जिसे काइटिन कहा जाता है। फिर कि खाली स्थान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। 138 का फर्स्ट गर्भाशय। तो गर्भाशय के मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है रिलैक्सिन हार्मोन के कारण होता है। 139, कहता कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में जो कोशिका की मध्य रेखा के साथ एक कोशिका प्लेट बनाती है एवं इस प्रकार साइटोकाइनेसिस को पूरी करती हैं? 139 का तीसरा ऑप्शन, तो प्याज की जड़ में कोशिकाएं। ठीक है, तो कोशिका प्लेट एक संरचना है जो भूमि पौधों को कोशिकाओं में बनती है। जब वे कोशिका विभाजन से गुजर रहे होते हैं तो साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका प्लेट का निर्माण पादप कोशिकाओं में देखा जाता है। ठीक है, एल सेल की दीवारें पौधों की कोशिकाओं की कीमती पदार्थ जैसे कि उसे नाभिक की रक्षा करने दोहरे स्वदेशी उद्देश्य की सेवा करती है और एक यह पौधे को मुक्त अस्थायी संरचना की अनुमति देती है। फिर है कि निषेचन होने से पहले फूलों की भ्रूणकोश में सदस्यों की पहचान कीजिए। तीसरा ऑप्शन, तो एक अगुणित अंडा कोशिका जो है एवं दो अगुणित ध्रुवीय नाभिक। तो निषेचन से पहले जो है फूल के भ्रूण में एक अगुणित अंडा कोशिका और दो अगुणित ध्रुवीय नाभिक होते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के खंड 49A में क्या इंगित किया गया है? 141 का तीसरा ऑप्शन, दुर्लभ जंगली जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवर व पौधों सहायक अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के खंड 49A के अनुसार बंदी पशु जंगली जानवरों को बिक्री या खरीद कानून पर निषेध है। नेक्स्ट, 142, फिर कि ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज जो सिरप जो है कॉर्नीफ्लोर से और खाली स्थान से प्राप्त एंजाइमों की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 142 का तीसरा ऑप्शन, यानी बेसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसेस। ठीक है,
तो देखिए बेसिलस वो स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त जो है एंजाइमों की क्रिया द्वारा जो है कॉर्निफ्लोर से ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज सिरप प्राप्त किया जा सकता है। ग्लूकोज व फ्रुक्टोज सिरप आमतौर पर जो है कॉर्न जो है स्टार्च को संसाधित करके उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित आपदा पूर्व प्रबंधन से कार्य की योजना की पहचान कीजिए। तो तीसरा ऑप्शन आम जनता में आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो देखिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता में आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मास मीडिया आपदा पूर्व प्रबंधन की जो है कार्य योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 144 निम्नलिखित में से विषम युग्म हार्मोन और उसके कार्यों की पहचान कीजिए। तो तीसरा ऑप्शन यानी एब्सिसिक अम्ल फूलों का उत्पादन। तो देखिए जो है एब्सिसिक एसिड जो है उत्तेजक हार्मोन के बजाय सबसे महत्वपूर्ण जो है पौधे वृद्धि जो है अवरोधक में से एक है। इसे पत्तियों में संश्लेषित किया जाता है, ठीक है, जहाँ से इसे फ्लोएम के माध्यम से स्टेम एपेक्स में स्थानांतरित किया जाता है। एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया था क्योंकि यह जो है नई भुरभुरी या ताजी गिरी हुई पत्तियों में उच्च सांद्रता में पाया गया था। नेक्स्ट 145 कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांग में से किनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। 145 का दूसरा ऑप्शन अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। तो देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। तो तीसरा ऑप्शन खसरा चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस ए, ठीक है, खसरा चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस ए मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाले रोग है। खसरा एक अत्यंत संक्रामक रोग है जो मोरबीली वायरस के जीनस पैरामिक्स वायरस के संक्रमण से होता है। खसरा व्यक्ति में श्वसन के माध्यम से फैलता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस के फैलने वाली जो संक्रामक बीमारी है। चिकन पॉक्स के संक्रमण से पूरे शरीर में जो फुंसियों जैसी जो है चकत्तियाँ विकसित हो जाती हैं तथा हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस नाम जो है वायरस से फैलने वाली बीमारी, इसमें लीवर में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन शैवाल, पालक, टमाटर, केला, ठीक है, वे प्राणी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे शैवाल, पालक, टमाटर, केला अपना भोजन क्रमशः संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है करते हैं, इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शोषण में पोषक तत्वों को आवश्यकता भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा तीसरा यानी DEACB, फिर D, उसके बाद होगा DE, फिर A, ठीक है, DEA, उसके बाद C, उसके बाद हो जाएगा B, ठीक है, यानी अंतःग्रहण, फिर होगा अवशोषण, अंतःग्रहण, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, ठीक है, निष्कासन। तो यहाँ पे होगा वे प्राणी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं, देखिए तो भोजन जब मुख में जाता है तो इसे पूर्ण रूप से पचाने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। पहले हो जाएगा अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद निष्कासन। नेक्स्ट कहता पौधों में परिसंचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। 149 का दूसरा ऑप्शन, ठीक है, तो पौधे जड़ों द्वारा पानी और खनिज को अवशोषित करते हैं। जड़ों में मूल रोम होते हैं। मूल रोम पानी के अवशोषण के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं और पानी में भंग खनिज पोषक तत्व होते हैं। जड़ के रोम मिट्टी के कणों के बीच मौजूद पानी के संपर्क में होते हैं। पौधों में मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को ले जाने के लिए नली जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं से बनी होती हैं जो संवहनी ऊतक बनाती हैं। यह ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जो एक जीव में जो है कोई विशेष कार्य करता है।
पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक होता है जिसे जाइलम कहा जाता है। ठीक है, तो पौधों में परिसंचरण के लिए जो असत्य क्या है, तो जड़ मूलरोम पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जड़ के क्षेत्र को कम करते हैं। फिर है कि हार्मोन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, 150 का जो है चौथा ऑप्शन। तो देखिए, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, वे अंतःस्रावी ग्रंथियों या अंतःस्रावी तंत्र से स्रावित होते हैं। इन हार्मोनों का उत्पादन अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, वे अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्रावित करते हैं, वे ठीक है करते हैं। ठीक है, वे पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होते हैं। वे पीयूष, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।